नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है सत्ता का महासंग्राम। यानी 2022 में चुनाव होने वाले हैं और उसी सत्ता के लिए महासंग्राम हो रहा है। तमाम पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन जनता कितनी तैयार है, जनता किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरने वाली है, ये एक अहम मुद्दा है। और आज हमने जनता के सामने 2 सवाल रखे थे जिन पर पोल करवाया। हम दिखाएंगे आपको सवाल। पहला सवाल दिखाइए। पहला सवाल हमारा ये था कि चुनाव में, यूपी के चुनाव में पार्टियों के घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, ये पहला सवाल था। और इस पर क्या कुछ पोल में आया है ये भी बता दें आपको कि हमने पूछा था, इसमें ऑप्शन दिए थे कि महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान। तो ये मुद्दे होने चाहिए। अब ग्राफिक्स के जरिए इसका आंसर हम दिखाते हैं। महंगाई 27% लोगों ने कहा है कि हाँ होना चाहिए घोषणा पत्र में ये मुद्दा। बेरोजगारी 32%, शिक्षा और स्वास्थ्य 23%, किसान 18%। तो बता दें कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इस पर जनता ने अपनी राय रखी है और जनता की राय बहुत साफ है। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बताई गई है जो कि घोषणा पत्र में होना चाहिए। यानी कि जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में इसे रखेगी उसको जो है कहीं ना कहीं जनता का सहारा सपोर्ट मिलेगा। और एक बात हम आपको और बता दें कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब में रोका गया, वहां से वापस लौटा, उनकी सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उस दौरान हमने ये पोल कराया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी इन पोल्स पर पड़ा होगा। दूसरा सवाल दिखाते हैं हम आपको। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि यूपी में चुनाव का सबसे ज्यादा प्रभावी मुद्दा कौन सा रहेगा? कौन सा मुद्दा यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा? यानी कि चुनाव होने वाले हैं, उस घोषणा पत्र में पार्टियां अपनी जो भी पॉइंट्स रखती हैं, जो भी बातें रखती हैं, उससे इतर कौन से मुद्दे हो सकते हैं? अयोध्या, मथुरा, काशी, इस पर लोगों का कहना है कि 42% ये मुद्दा प्रभावी रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून 37%। कानून व्यवस्था की बात करें तो 13% लोगों ने कहा है कि ये मुद्दा हावी रहेगा। और धर्मांतरण एक अहम मुद्दा जिसे हम समझते हैं कि वो काफी अहम है, हिंदुत्व का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, 8% लोगों ने कहा है कि काफी अहम मुद्दा रहेगा। ये जनता की राय जो है हमने जानी और इस पर हमारे साथ जो है हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे और एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। तो हम आपको बता दें एक बार, सवाल हमारा ये था कि जो भी आज प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, क्या उसका फर्क यूपी चुनाव में पड़ेगा? जनता क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं जनता का क्या कुछ कहना है इस सवाल पर। क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश का यूपी चुनाव पर असर पड़ेगा? बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, प्रधानमंत्री को पंजाब जाना था, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करना था, लेकिन वो बाय एयर नहीं गए, इसलिए उनका जो है मार्ग चेंज किया गया, बाय रोड गए और फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले ही फ्लाईओवर के ऊपर उनके काफिले को तथाकथित किसानों द्वारा रोका जाता है। ये किसान कौन है? जब किसानों की सारी मांगे मान ली गई तो ये किसान कौन है जिन्होंने ये काफिला रोका था? अब देख लीजिए आपकी क्या रिजल्ट आया है। बता दें आपको कि हमने पूछा था कि क्या ये मुद्दा बनेगा, यूपी चुनाव में मुद्दा बनेगा, तो 89% लोगों ने बोला है हाँ, 18 ने बोला है नहीं, 3 ने बोला है पता नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है इस पक्ष में है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मुद्दा बन सकता है। नहीं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है, कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी चूक कही जा सकती है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच होना। सीधे पंजाब का असर यूपी पे पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक राज्य के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब देश का प्रधानमंत्री एक हिस्से में नहीं जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जनता क्या महसूस करती होगी। तो चन्नी सरकार की नाकामी इसमें साफ सामने आ रही है और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या ट्वीट किया है, ये आपको दिखाना चाहेंगे उनका ट्वीट। तो मुख्यमंत्री योगी क्या कहते हैं, देखिए। देश के संवैधानिक प्रमुख, देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपना देश कभी भी इस प्रकार की
आप देखिए कांग्रेस की साजिशों को सफल नहीं होने देगा, यानी कि देश की जनता की बात कही जा रही है। अब जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, सीधा सीधा असर इस पर पड़ सकता है। बता दें कि जनता ने क्या कुछ कहा, ये पोल हमने दिखा दिया। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। रजत, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। सारे मुद्दों की हमने बात की है एक एक करके, लेकिन अब जो आज प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुआ है, उसे रोका गया काफिले को और 15-20 मिनट तक एक ही जगह पर रुका रहा, उनको जाने नहीं दिया गया। तो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, क्या कहेंगे, जनता किस तरीके से देखती है इसे? देखिए पूजा, जिस तरीके का वाकया आज पूरा प्रधानमंत्री के साथ हुआ है, उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है। और आप देखिए सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रेंड लगातार किए जा रहे हैं कि भारत स्टैंड विद मोदी जी, जिस तरीके से चीज़ें सोशल मीडिया पे लोग रिएक्टिव हो रहे हैं पंजाब सरकार के खिलाफ, उससे साफ जाहिर होता है कि पंजाब सरकार ने जो किया उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में नाराजगी है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पे ट्वीट भी किया है और कांग्रेस सरकार से इस बात को लेकर माफी मांगने की बात कही है। और प्रधानमंत्री मोदी के उन शब्दों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए जहां पर उन्होंने जब वापस वो भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं, जिंदा आ गया हूं। तो ये स्वाभाविक तौर पर इस ओर साफ इशारा करता है कि कितनी बड़ी एक साजिश रची गई थी और के काफिले के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट होना ये अपने आप में बहुत ही छोटी मानसिकता की ओर इशारा करता है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। इसकी ओर देश लगातार बात कर रहा है और लगातार इस बात की मांग हो रही है कि कांग्रेस सरकार को इससे माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ साथ पूजा, ट्वीट इस समय ट्रेंड जो चल रहे हैं वो ये भी चल रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के जितने भी राज्य हैं, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर वो यहां पर आते हैं तो उनको भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। ये जो विरोध है वो लगातार अब दिखाई दे रहा है, लगातार इसका जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं। लोग इस बात को लेकर नाराजगी बहुत जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के साथ, और वो भी एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर उनको पहुंचना था, जहां पर उनको लोगों को संबोधित भी करना था, वहां पर पहुंचकर अगर इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर यह एक डरी हुई मानसिकता की ओर इशारा करता है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। किस तरीके से जो चूंकि चुनाव है उसमें भी पंजाब में कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार जाती हुई दिख रही है, इसलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री वहां ना पहुंचे। जो माहौल प्रधानमंत्री के पहुंचने से बनता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो ना बने, इसलिए इस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया और प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। जी रजत, हमारे साथ अविनाश सिंह भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अविनाश जी, आप क्या कहते हैं? यूपी में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में इस तरह का व्यवहार होता है, कितनी सहानुभूति मिलने वाली है और कितनी बड़ी कमी जो है ये कांग्रेस की दिखाई दे रही है? नमस्कार, आपके सारे को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। पंजाब कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब कुछ मामलों में बदनाम भी है। टेररिज्म के मामले में भी पंजाब बदनाम रहा, कई हत्याएं पंजाब में हुई, बड़ी हत्याएं पंजाब में हुई, और प्रधानमंत्री जो देश की रही इंदिरा गांधी, उनकी हत्या में भी कहीं न कहीं खालिस्तानियों का हाथ रहा, पंजाब के लोगों का हाथ रहा, पंजाब के रहने वाले लोगों का हाथ रहा। तो ये मैं बहुत दुख के साथ, बहुत खेद के साथ कह रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का अगर व्यवहार कहीं भी होता है, देश में विदेश में, तो ये एक चिंताजनक विषय है, एक खेद का विषय है। अब जहां तक अपोजिशन का सवाल है, ये ओछी राजनीति का जो सबसे निचला दायरा जो होता है, वो कांग्रेस पार्टी वहां अब पहुंच गई है। ये भाई बहन मिलकर के, और ये जो चन्नी की सरकार है, या ये सिद्धू तो घोषित ट्रेटर है, वो देशद्रोही है, तो उनकी सरकार में और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस किस लेवल पे गिरेगी पंजाब में, ये अभी और हमें देखना बाकी है। और साथ में ये आप समझिए, नींव पे अब करेला चढ़ गया, वो है केजरीवाल। वो खुद भी अपने आप को अनार्किस्ट कहते हैं। तो एक तरफ टेररिस्ट, एक तरफ अनार्किस्ट, ये सब मिलकर के पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है उसका क्या हाल करने वाले हैं, उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है, उसका ये एक मानचित्र है। और ये प्रधानमंत्री आज बच के आ गए, ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद बोला है चीफ मिनिस्टर साहब को, तो मैं भी यही बोलूंगा धन्यवाद। और अपोजिशन को बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई मुद्दा विहीन हो चुकी है अपोजिशन, अगर उनके पास हथकंडे नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के साथ लड़ने के लिए राजनीतिक तौर पे,
तो क्या अब हत्या पे बात आएगी? अखिलेश यादव पहले ही मातम मना चुके हैं। आपको याद होगा पूजा मैडम कि अखिलेश यादव ने खुलेआम तौर पे प्रधानमंत्री के मौत का अनुष्ठान मांगा, पूजा किया, गंगा के नाम पे उनके मौत को जोड़ने की कोशिश की। तो इस तरह की ओछी राजनीति अखिलेश की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, और ये जो छोटे दल, जो पारिवारिक दल के जो लोग हैं, आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, ममता ने किस तरह की राजनीति की। तो ये कुछ ना कुछ पंजाब में आपको अंश देखने को मिलेगा, ये यूपी में देखने को अंश मिलेगा, जो ममता ने बंगाल में किया उसके। लेकिन अविनाश जी अगर हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हम बंगाल के चुनाव से, तो इतनी दबंगई, इतना खतरा तो प्रधानमंत्री को वहां भी महसूस नहीं हुआ था। बिल्कुल आपका कहना सही है कि प्रधानमंत्री को खतरा महसूस नहीं हुआ था। पर आप ये बताइए, अब शब्द में क्या कोई कमी छोड़ी थी ममता ने? क्या उन्होंने भीड़ का आह्वान नहीं किया था कि प्रधानमंत्री को पत्थर से मारो? क्या पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव ने 2 गुजरात के गधे बोल करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे बड़े व्यक्तित्व का अपमान नहीं किया था? क्योंकि जनता सब देखती है, जनता जब मुहर लगाने जाती है तो इन सब बातों का आकलन करती है। आप चाहे पंजाब यही बात जो है अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कही है कि जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो क्या जनता इस मुद्दे पर अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है? क्योंकि कांग्रेस के राज्य के अंदर जब एक देश का हाई सिक्योरिटी वीवीआईपी मुख्यमंत्री जो है नहीं सेफ है, तो आम जनता का क्या होगा? चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले ये दिखा देते हैं। कंटिन्यू कर लिए चल देगा, बिजली आ गई। तो उसी तरह ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਐਜੀਟੇਟਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਬੀ, ਐਸਪੀਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:45 ਵਜੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। मैं आप उन्होंने कॉल की कि हालात बिल्कुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दसन वास्ते, तो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ IB ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ DG ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ। 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ गए। हेलीकॉप्टर मीच उड़ेगा, इस गल की छोटी सी ऊपर। तो बता दें, ये जवाब दे रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। उनका कहना है कि रात 8 बजे उनको इस बात की खबर सेंटर से मिल चुकी थी कि कुछ लोग जो है हाईवे पर किसान है जो बैठे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, लेकिन उनका कहना है कि उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई कि इस समय प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते, आगे आपसे बात करवाई जाएगी। और रात को करीब 1:30-2 बजे तक उस पूरे रास्ते को खाली करवा लिया गया। सारी 5 सिक्योरिटी एजेंसीज जो है फिरोजपुर में बैठी हुई थी, जो तमाम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के ऊपर बारीकी से नजर बनाए हुए थी। ये चन्नी ने इस प्रकार की सफाई दी है। और हमारे साथ रजत मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ है। रजत, आप क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा इस यूपी चुनाव पर, इस पूरे प्रकरण का? देखिए पूजा, जिस तरीके की चीज़ें आज जो हुई हैं उसके बाद जाहिर तौर पर इसका रिपरकेशन कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि देश में इस बात को लेकर गुस्सा है कि प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, उनकी सिक्योरिटी में जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, उसके पीछे राजनीतिक कारण है। और राजनीतिक कारणों के चलते ही कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि पंजाब में प्रधानमंत्री का आगमन हो और प्रधानमंत्री वहां आकर किसी भी तरीके के कार्यक्रम में शामिल हो सके। इसकी सफाई देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चाहे जो बातें करें कि प्रधानमंत्री किसान वहां पर बैठे हुए थे जिस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, लेकिन सारी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने सारी बातें जो हैं मान ली थी किसानों की। तो किसान कितना पक्ष में जाएंगे यूपी में? देखिए पूजा, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब जो आंदोलन हो रहा है ये पंजाब के अपने जो किसान हैं उनकी अपनी समस्याओं के कारण आंदोलन हो रहा है। अब इसको एक राजनीतिक रूप ये दिया जा रहा है कि इसके जो किसान थे उनको प्रधानमंत्री से मिलना था, इसलिए वो वहाँ पर धरना दे रहे थे, लेकिन उनको पहले हटाया गया, फिर वो लोग वहाँ पे पहुंचे। कुल मिलाकर एक गूफ अप, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो पूरा मामला है ये पंजाब सरकार से हटकर केंद्र सरकार तक जाए। और केंद्र सरकार इसके पीछे दोषी है। केंद्र सरकार की हिलावाली के चलते किसान वहां पर धरने पर बैठे थे, जिसमें पंजाब सरकार की गलती नहीं है। ये कहीं ना कहीं अब एक प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश है वो इस समय चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार की विफलताएं थी, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा पंजाब सरकार को भी झेलना पड़ रहा है। और उसी के चलते जो प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसके पीछे भी कारण यही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि जब किसान कानून वापस हो चुके हैं, उसके बाद किसी भी तरीके का जब जो मुख्य आंदोलन हो रहा था, जब वो समाप्त हो चुका है, हर बॉर्डर से किसान हट चुके हैं, तो वहां पर
जो आंदोलन हो रहा था उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन ये जो पूरा वाकया क्रिएट किया गया है, जाहिर तौर पर इसके पीछे पीछे राजनीति है और राजनीतिक कारणों के चलते इसको तैयार किया गया। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के जितने भी 5 राज्य जहां पर इस समय आगामी चुनाव होने वाले हैं, उन सभी जगहों पर इसका असर पड़ेगा। और रजत हमारे साथ ना प्रयागराज की जनता भी है, पवन उपाध्याय हमारे संवाददाता हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे जनता क्या कहती है किसानों के मुद्दे को लेकर के, क्या राय है उनकी कि क्या किसानों का मुद्दा इन चुनावों पर हावी रहने वाला है? प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि सड़क रोकी गई, रास्ता रोका गया प्रधानमंत्री का, रोकने वाले भी किसान थे। क्या कहेंगे इस पर, जनता का क्या कहना है? और आप बताएं, जो हमारे बीच प्रयागराज की जनता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री का जो आज काफिला वहां गया, पंजाब जाने वाला था, और जो किसान का मुद्दा है, क्या किसान का मुद्दा लेके चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता ही नहीं हो सकता है? मुझे जहां तक लगता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और जिस प्रकार से अगर कृषि कानून तीनों वापस ले लिया गया है प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब हरकतें इनके ऊपर शोभा देती हैं। अगर इसके बाद इसके ऊपर जो भी यहाँ पे रास्ता रोके हैं, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो फिर यही बात सामने निकल के आएगी कि तानाशाही सरकार है। अगर और भी लोग हमारे साथ हैं, बताइए आपको क्या लगता है कि जो किसान जो मोर्चा लेकर है, क्या इस चुनाव प्रभावित करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल, जब माननीय मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है तो अब उनका रास्ता रोकने का कोई मतलब नहीं। जरूर ये कुछ विदेशी ताकतों की साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये और भी हमारे साथ लोग हैं। सर बताइए कि जैसे कि आप थोड़ा फ्रेम है, जैसे कि आप और हमें थोड़ा फ्रेम है कि हमारे साथ जैसे किसान के जो मुद्दा लेकर है, किसान के मुद्दा लेकर क्या लगता है कि आगे चुनाव में प्रभावित करना नहीं पड़ेगा? जैसे अभी हमारे साथी पांडे जी ने कहा कि जब तीनों कृषि कानून यथास्थिति से वापस हो गए और वो राज्यसभा द्वारा वापस ले लिए गए, राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगा चुके हैं, तो उसके बाद उसका विरोध, किसी तरह का विरोध, और खासतौर से लोकतंत्र प्रणाली में एक चुना हुआ प्रधानमंत्री जिसका विरोध ये कुछ ताकतें मिल करके कर रही हैं, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और इस तरह की बातें अगर होती हैं तो ये एक खास मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें वहाँ की सरकार भी शायद उस पर जो है शार्प टारगेट है। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा लेके आने वाला, जनसंख्या कानून या जमानतन है या कानून व्यवस्था है या तो अयोध्या मुद्दा, क्या लगता है आपको? मेरे जहाँ तक है कि युवाओं के भविष्य के ऊपर जो संकट बना हुआ है बेरोजगारी का, और कानून व्यवस्था जिस प्रकार से हमारी खराब है, इसका कहीं ना कहीं अगर सत्य मतलब नींव में जाया जाएगा तो सबसे ज्यादा इसका कारण है जनसंख्या। अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून आता है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी हटेगी, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कहीं ना कहीं जितने भी अपराध होते हैं, छिनैती, लूटपाट, ये जो भी छोटी मोटी वारदातें होती हैं, इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगा अगर जनसंख्या का कानून आ जाता है। और भी वैसे बताइए सर, क्या लगता है आपको कि जो भी अयोध्या जो मामला होने वाला चुनाव में, क्या जनसंख्या का अयोध्या मामला या कौन से मामले हो सकते हैं? नहीं, अयोध्या तो भगवान श्री राम का जो मंदिर बना वो हम सभी की आस्था का सम्मान हुआ, उसका भी है सम्मान, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही जरूरी है, उससे तमाम सारी चीजें का जो है निष्कर्ष निकल सकता है। जी, और भी हमारे साथ बताइए क्या लगता है आपको कि जो अभी किसान का जो लेके मुद्दा है, क्या वो चुनाव में प्रभावित करने वाला है कि नहीं करने वाला है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, और भी वैसे पूजा यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जनता है, जो प्रयागराज की जनता है, वो दिन भर यहाँ हमारे बीच है, और ये कहीं ना कहीं कह रही जो किसान का मुद्दा है वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दा है वो जनसंख्या नियंत्रण, जो कि सुदर्शन चैनल हमेशा प्रतिदिन हर दिन जो जनसंख्या कानून को लेकर। जी पवन, जितेंद्र हमारे साथ मोदी नगर से हैं, मोदी नगर में भी हमारी जनता मौजूद है, जनता क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। लेकिन आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, आज जो कुछ प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुआ है उस पर जनता की क्या राय है, जनता क्या कहती है, कितना शर्मनाक है ये सब? ये कि बहुत शर्मनाक होता है, शर्मनाक बात है। जो किसान जिनको लगातार जो भाजपा गवर्नमेंट थी, मोदी से कहीं ना कहीं लगातार किसानों के हित में काम कर रहे थे और उनके लिए आगे चल के काम कर रहे, तो ये एक बहुत ही बड़ा आक्रोश भी है जहाँ की जनता, प्रयागराज जनता, आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही आक्रोश है। मैं फिर से क्वेश्चन कुछ हमारे लोग पूछा। जी जितेंद्र, जी हमारे साथ पवन एक्सपर्ट हैं, अविनाश सिंह जी हैं। अविनाश जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सफाई दी है, सीएम चन्नी ने कहा है कि सब कुछ जो था प्लान था, रात को उनको 8 बजे के करीब सूचना मिलती है कि कुछ किसान जो है जाम लगाकर बैठे हुए, सड़क रोककर बैठे हैं, जिसे 2 बजे तक खाली करा लिया गया। 6 बजे भी सुबह यह स्थिति थी कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, उनकी बात हुई थी सिक्योरिटी एजेंसी से, सब कुछ क्लियर था। ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है और सीएम चन्नी शायद नियत से अपने आप को साफ बता रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली वो नए सीएम है, उनको एक्सपीरियंस कम है सीएमशिप का,
तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज की खबर नहीं होगी कि उनका फैलाव जो है, जो जहर घोला है चन्नी की पार्टी ने और चन्नी खुद में, तो उनको ये पता नहीं है कि ये जहर कहाँ तक जा चुका है। अब वो उसी जहर को की खेती को काट रहे हैं। आज वो प्रधानमंत्री के लिए थ्रेट बने हैं, कल को वो उनके लिए बनेंगे, फिर पंजाब के लिए बनेंगे। तो जो जैसा आप देखिए, पंजाब की जो टेररिज्म की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ही होम ग्रोन है। किसी न कभी किसी स्लोगन के तहत इसको बढ़ावा दिया था, तो वो फिर पंजाब टेररिज्म में बदल गया। आज फिर वो उसी को रिवाइवल की बात की जा रही है। कनाडा से पैसे आ रहे हैं, अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, इनके तार देश विदेश से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनके पास एक टूल किट है और उस टूल किट के तहत ये काम कर रहे हैं। चन्नी तो एकमात्र मोहरा है राहुल गांधी के, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और राहुल गांधी का दिया बनाया हुआ टूल किट है जिसको चन्नी भी फॉलो कर रहे हैं। ये प्रोटेस्टर है उसको फॉलो कर रहे हैं, और इनको डेली वेज पे या महीने पे साल पे इनको कनाडा से, अमेरिका से और इस तरह की जो दो नंबर की जो एजेंसियां हैं वो पैसे दे रही हैं ये काम करने के लिए। तो चन्नी साहब का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। वो नियत के अच्छे हो सकते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली उनकी सरकार बिल्कुल फेल रही है और फेल किया है इस मामले में। जी, अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि चन्नी जो है उनके पीछे, बिहाइंड द सीन, कैमरे के पीछे कोई और है ये कराने वाले, तो क्या कहना चाहेंगे? इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब हर जगह होने वाला है। कांग्रेस का नुकसान तो तब होगा ना जब कहीं कांग्रेस खड़ी होगी। कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। आप जीरो से कहां जाएंगे नीचे? कांग्रेस अपने निचले स्तर पे है, नैतिकता के आधार पर भी, नंबर के आधार पर भी और जनाधार के आधार पे भी। वो अब हिंदुस्तान की पार्टी रही नहीं, वो पाकिस्तान की पार्टी हो गई है। आप देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके पार्टी के किसी प्रवक्ता को देखिए, वो वही राग गाएंगे जो पाकिस्तान के लोग गाते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि अविनाश जी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, किसी भी कांग्रेस नेता ने खुलकर निंदा नहीं की है, खुलकर बात नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमसे जुड़ने के लिए। मोदी नगर से जितेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे वहां की जनता का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है उनका? जी, मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव है, तो कौन सा मुद्दा इसमें ज्यादा रहेगा? अयोध्या, मथुरा, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण कानून, या? जी, आपका नाम? मेरा नाम विनय नेहरा, उप मोदी नगर, जिला गाजियाबाद। क्या कहना चाहेंगे विनय जी? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा कानून व्यवस्था रहेगा। जो चीजें 4.5 पौने 5 साल हो चुकी है और जनता देख भी रही है, और कानून व्यवस्था ठीक है तो वो राजा हमारा भी ठीक है। और आने वाले कल में भी यही सोचती है जनता के भी, हम लोग जो पैसा कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, कानून व्यवस्था अगर हमारी ठीक रहेगी तो ऐसी हमें सरकार चाहिए। आपका क्या कहना? बिल्कुल, मेरा भी कहना यही, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम सुनील गौड़ा, मैं काकराबाद। जी, आपका क्या नाम है? जी, योगेंद्र कुमार। जितेंद्र, हमारे साथ तो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं रजत मिश्रा। रजत, आपसे जानना चाहेंगे कि हम जनता की अलग अलग जगह से राय ले रहे हैं, एक बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये अहम मुद्दे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं काशी मथुरा की, बात करते हैं अयोध्या की, बात करते हैं, तो ये मुद्दा भी इन चुनावों पर हावी रहने वाला है। क्या कहेंगे आप? जनता के बीच जाते हैं, क्या ओपिनियन है जनता का? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर धर्म और विकास दोनों को एक साथ जोड़कर जिस तरीके से राजनीति पिछले पौने 5 सालों में की गई है, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। और उसी के चलते जिस तरीके का एक जनमत योगी आदित्यनाथ के पक्ष में निकल के आ रहा है, वो उसी के पीछे उसका एक बड़ी वजह वही है। साथ ही साथ चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, ये जाहिर तौर पर एक बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बड़े मुद्दे हैं। महंगाई खासतौर पर एक बड़ा मुद्दा है। लोग नाराज हैं सरकार से भी, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, रसोई गैस में जिस तरीके से तेजी से इजाफा हुआ, खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें जिस तरीके से दामों में जो इजाफा हुआ, उससे एक नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बनी हुई है। और उस नाराजगी को दूर करना ये एक बड़ा चैलेंज है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को वापस लाने के लिए जनता अपने मुद्दों के ऊपर ही कहीं ना कहीं अब चुनाव के अंदर वोट करने वाली। रजत, आपका शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी धन्यवाद। पवन, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।